यहाँ नहीं वाला देखो। यस एवरीबॉडी, यस ओके गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज पे या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश PCSJ के लिए जो ज़रूरी है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत हम इत्मीनान सभी अभी किसी विशेष टॉपिक पे लेकर नहीं, पहले आप उसके लिए परिचित हो जाएं क्या क्या चीज़ें हम लोगों को उस पर बेसिकली हम बेहतर तरीके से करनी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इंग्लिश जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी नीड है, जो PCSJ के लिए, जो जुडिशरी सर्विसेज के लिए, वो कहीं से भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होगी। आपको मैंने बताया था उस दिन, जो धीरे धीरे करके आप जुड़ रहे हैं या जो दिन अभी लेक्चर में नहीं रहे होंगे, भी मैंने पिछले लेक्चर पे कोई ऐसी एक नॉर्मल वे में बात की है, अभी टॉक के लैंग्वेज में। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने लिखा है जेंटलमैन कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक टॉक होता है, टॉक संवाद है। अब देखिए, टॉक मतलब बातचीत भी है, लेकिन भाव के अनुसार उसकी मीनिंग में संवाद के रूप में भी। अब संवाद के लिए अलग से मीनिंग कहीं खोजने जाएंगे, डायलॉग, तो अलग अलग मतलब ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो जितने हाथों में जाएगा, जितने लोगों के बीच में जाएगा, उतने प्रकार से उसके अनुवाद की प्रक्रिया है। कल मैंने आपको जिक्र किया था कि सिलेबस पे जो आपके जे में है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी, इन दोनों पे बेहतर तरीके से फोकस करना है। और जो ट्रांसलेशन का लेवल है वो केवल ऐसा नहीं कि जुडिशरी से संबंधित जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वही ही आपके लिए रहेगी, ऐसा नहीं है। एक जनरल वे में भी ट्रांसलेशन मैंने वाच किया है क्यों आ रहा है आपको, केवल लीगल लैंग्वेज से संबंधित ही शब्दों की शब्दावली का जो प्रयोग है। देखिए, जब भी आप किसी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया में है तो दोनों भाषाओं की एक बड़ी अच्छी स्टडी आपकी होनी चाहिए। It means actually you have to experience, adopt both the languages. इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, यानी दोनों पे। इंग्लिश बोलना अलग चीज़ है, हिंदी बोलना अलग चीज़ है। दोनों भाषाओं का भाषांतरण करना अलग प्रक्रिया है, अलग प्रोसेस है। अब जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अभी संस्कृत है, अब इसका जो अनुवाद करने की प्रक्रिया है वो उसके भाव के अनुसार मीनिंग होगी। डू दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न, यानी अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। डू दाई ड्यूटी, अब देखिए दाई मतलब यू, THY दाई, ये पुरानी इंग्लिश में ड्रामा वगैरह में विलियम शेक्सपियर के ज़माने से वो चीज़ें यूज होती रही। दाई, दाऊ, दाई, दाइन, THI यानी दाइन, वो यू है, वो यू की इंग्लिश है। तो दाई भी यू के लिए यूज कर लेते हैं, यू कैन यूज इट वेरी इजीली। तो जो ग्रामर का जो इसलिए इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा ग्रामर की तरफ भी ले चलूँगा सबसे पहले, ताकि वॉयस आप बहुत बढ़िया से जान लें। टॉपिक पे भी आ जाएंगे हम, तो एक्टिव टू पैसिव वॉयस बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे आपने, तो उससे आपका ट्रांसलेशन को बनाने की जो प्रक्रिया है, आप उसके मोड पे आ जाएंगे, उसके शेड्यूल पे आ जाएंगे। और जो मैंने कल जो न्यूज़पेपर के बारे में जिक्र किया था कि न्यूज़पेपर की एक अलग टाइप की स्टाइल है, उसको जब पढ़ेंगे आप तो आपके 2-3 चीज़ें फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगी। एक तो कंप्रिहेंशन का जो पैसेज होता है, कंप्रिहेंशन पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस टच किए जाते हैं वो बहुत बढ़िया से तैयार हो जाता है। और प्लस प्रेसी राइटिंग, संक्षेपण जो है, देखिए समरी और प्रेसिस दोनों का मतलब सारांश ही है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रेसी राइटिंग जो है, जो सिलेबस का हिस्सा आपके अच्छा सा पॉइंट है, उसमें यू कैन गेट एट दैट। सो तो जो प्रेसी राइटिंग है
बहुत ही एक महत्वपूर्ण लेवल पे आपको ले जाएगा जब आप के पास एक बहुत अच्छे लेवल का उस लैंग्वेज की स्टडी हो जाती है। प्रेसी और समरी दोनों का मतलब सारांश ही है, मैंने बताया आपको। लेकिन प्रेसी में आप कल्पनात्मक कोई सहारा नहीं ले सकते, उसमें एक निश्चित शब्दावली है, निश्चित शब्दों का प्रयोग है। 1000 वर्ड्स का, 1000 वर्ड का कोई पैसेज है, उस पैसेज को आपको कह दिया जाएगा राइट इन अबाउट 100 वर्ड्स, प्रेसिस ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज को आप 100 वर्ड में इसका प्रेसी लिख दीजिए, यानी संक्षेपण कर दीजिए। ये बात प्रेसी राइटिंग में। ये जब जितना आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, रीडिंग पे बेस्ड है, कंप्रिहेंशन पे बेस्ड है, कंप्रिहेंशन जितना पढ़ेंगे उतना बढ़िया आपकी प्रेसी तैयार होगी। यानी भाषा कि उन शब्दावलियों का जितना प्रयोग आपकी ज़िंदगी में आएगा वो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी प्रेसी राइटिंग की। और प्रेसी राइटिंग, जैसे कोई भी लीडर है वो 1-1.5 घंटे स्पीच देता है, लेकिन उसी बात को चीफ सेक्रेटरी को कहना होगा तो 5 मिनट में कह देगा। इसका मतलब प्रेसी राइटिंग का बड़ा बढ़िया सा तजुर्बा उस IAS को है, उस अफसर को है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की कही हुई बात को जो लगभग मान लीजिए उन्होंने आधे घंटे तक ब्रीफ किया, उसको 5 मिनट में ब्रीफ करता है, यानी पूरी बात को संक्षेप में निकाल करके रख देता है। ये प्रेसी राइटिंग का कमाल है। तो इसीलिए प्रेसी राइटिंग, इसीलिए जज साहब लोगों को क्या करना, वो प्रेसी है, वो जो लिखते हैं अपने जो डिटेल में अपने जो ऑर्डर्स प्रस्तुत करते हैं, उनका एक अपना तरीका है और दी नेस्टी लैंग्वेज है, और उसी के बीच से वो चीज़ें घूमती रहती हैं। क्योंकि जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं इस समय, उस लैंग्वेज में देखिए विविधता कितनी है। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे गर्ल का गर्ल्स हो गया, तो आपने उसी अंदाज में सोचते हैं। जैसे गुड है तो आपने सोचा गुड है तो इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ किसी की बतानी है, तो आपने सोचा कि हाँ हम गुड्स कर दे रहे हैं। अब देख लिए डिफरेंट, गुड का गुड्स आपने किया नहीं तो मीनिंग बदल गई। सिंगुलर में मीनिंग अलग है, अगर प्लूरल बन गया तो मीनिंग, जबकि प्लूरल ये होना चाहिए कि प्लूरल बहुत सारी चीज़ें उसकी हो जानी चाहिए। है भी ऐसा, ऐसा नहीं कैसा नहीं है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो एब्यूज़ का मतलब गाली गलौज की बात आती है। अब आपका मन किसी से नाराज हो गया, आपको गरियाने का किसी का मन कर दिया और आपने एब्यूजेज लिख दिया, तो क्या हो गया, वो कुरीतियाँ हो गई, बहुत सारी गालियाँ नहीं हुई, कुरीतियाँ, एब्यूजेज मीन्स। कलर मीन्स रंग हुआ, अब आपका मन हुआ कलर्स कर देने का, कलर्स मीन्स झंडा हो गया, फ्लैग। अब द आर्मी, इस आधार पे क्वेश्चन, जैसे अब देखिए उस चीज़ को कैसे व्यवस्थित करते हैं। अब जैसे मान लो इसी बेस पे सेंटेंस है द टू सिस्टर्स। देखिए ग्रामर की जरा स्थिति देखिए, अभी कोई बहुत इत्मीनान से रहे, पहले भी उस पृष्ठभूमि पे प्रिपेयर्ड हो जाइए, तब टॉपिक पे लेके चलेंगे, ठीक। अब जैसे द टू सिस्टर्स, ओके, द टू सिस्टर्स शाउटेड at one another in public। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है। यू हैव टू करेक्ट दिस सेंटेंस, यस, जस्ट वेट। अब जैसे आपने अभी ये लिखा, he went to Delhi, he went to Delhi and purchased much good for his wife। अब देख लीजिए सेंटेंस में कहाँ गड़बड़ी आ गई। इसी सेंटेंस को, जब सेंटेंस की वेरिएशन देखिए, अभी मत देखिए क्या है क्या नहीं है, उस पर मत जाइए, जरा सेंटेंस की पोजीशन।
यानी इसी सेंटेंस को कंपटीशन में पूछने के तरीके अलग अलग हैं। एक ही सेंटेंस को 3-4 तरीके से पूछ लिया जाएगा। अब यही सेंटेंस आपका इनकरेक्ट टू करेक्ट है, यही सेंटेंस आपका स्पॉटिंग एरर है, यही सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज कर दिया जाएगा। अब यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यूज कर दिया जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये क्या है, बीच में पढ़ाते समय चलने वाली प्रक्रिया में हम आप सबसे डिस्कस करते चलेंगे। अब जैसे मान लो इसको तरीके से कैसे, द टू सिस्टर्स ए shouted at one another, it is number B, in public it is number C, और नो एरर नंबर डी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं हैं लेकिन वो समझने के लिए बहुत हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन जो पैसेज का आप करेंगे उस पैसेज में एक जनरल अवेयरनेस, एक जो जागरूकता है वो होनी होगी। द टू सिस्टर्स शाउटेड, अब यहाँ वन अनदर जो वर्ड यूज किया गया, जब आपको ग्रामर की जानकारी हो जाएगी, दो लोगों के बीच के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। जस्ट वेट, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। जस्ट गाइस, अब यहां पे समझना ये है, यस इट इज जस्ट हियर वन अनदर, ये पॉइंट है। अब आप बिल्कुल कॉमन सी बात है। अब यहां मिस्टेक कहां हो गया सेंटेंस में, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर, यानी कहना ये यहाँ पे है कि पूरे जनता के बीच में दो बहनों ने आपस में विवाद कर लिया, आपस में चीख पड़ी। शाउटेड वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग। तो अब दोनों बहनें एक दूसरे पर, तो दो लोगों के बीच के लिए क्या मसला है, ईच अदर, यानी यहां जो वन अनदर प्रयोग है वो गलत है। यहां क्या होना चाहिए था, ईच अदर। जब आपको करेक्ट सेंटेंस करना है तो क्या लिखेंगे, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन ईच अदर इन पब्लिक। अगर कहीं टिक लगाना है, ऑप्शन का मसला है, तो वहां पे नंबर बी पे आप मैनेज करेंगे। अब वहां जो मैंने अभी बताया, जैसे ही वेंट टू दिल्ली एंड परचेज्ड मच गुड फॉर हिज वाइफ, अब आप समझ गए कहाँ मिस्टेक है। यहाँ क्या होना चाहिए था, गुड्स होना चाहिए। भाई वो दिल्ली गया और अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे सामान खरीदे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुड्स होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार की जो कॉमन जानकारी है, क्योंकि जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज की विविधता है कि मीनिंग काफ़ी समझदारी बरतनी पड़ेगी आपको। लेकिन इसका मतलब हम डरा नहीं रहे आपको उस पॉइंट से, बहुत आसानी से आप उसके अनुवाद को लेकर चलेंगे। क्योंकि आपका मसला ट्रांसलेशन, चूँकि 40 मार्क्स हिंदी टू इंग्लिश, 40 मार्क्स इंग्लिश टू हिंदी, ओके 20 मार्क्स। It is a live class is going on. That's why you have to very clear in the matter. Okay. कुछ परीक्षाएं हैं जिसमें 20 मार्क्स से 10 मार्क्स के हैं ट्रांसलेशन, लेकिन वही कुछ परीक्षाओं में जो 20 मार्क्स का इंग्लिश है उतने बड़ा पैसेज रहेगा, लेकिन उतने ही बड़े पैसेज का 40 मार्क्स भी है। ओके, देख लीजिएगा बढ़िया से, वॉच कर लें उस पॉइंट को। 200 मार्क्स की इंग्लिश है आपकी। यस यस, ओके, जुडिशरी सर्विसेज में इंग्लिश का जो प्रोसीजर है जुडिशरी में, इस लेवल पे जैसे एसेज है, प्रेसी राइटिंग एंड अलग अलग, देखो अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रक्रिया है, उसको भी डिस्कस कर लीजिएगा। बड़ा समय है आपके पास, वक्त है, यू कैन। I have told you already, especially the class is being live, absolutely, especially for longer ways. If you want to discuss especially after the class, you can manage out. But in the class, especially, situation will be very critical one when you are going to get. एक second.
तो थोड़ा सा अंग्रेजी बीच में बोलते रहेंगे तो कि ताकि कानों का मसाज हो सके। ओके, क्योंकि जितना सुनेंगे, किसी भी भाषा का सुनना बहुत जरूरी है, लिसनिंग। अब सोचिए लिखा गया है कि क्राई ऑफ द लैंग्वेज, क्राई ऑफ द लैंग्वेज, चूंकि ऑप्शन 4 दे दिया है। क्राई क्राई ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की क्राई क्या है, वो लैंग्वेज है या साउंड है। ओके, ये क्या है वो? अब चूंकि क्राई क्या है तो साउंड है, लेकिन यहाँ बच्चे की क्राई कही गई है तो वो लैंग्वेज है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं रहा है, ही हैज नो आइडिया हाउ टू स्पीक, इसलिए वो क्या है, वो लैंग्वेज उसकी होगी। बच्चे के लिए वो क्या हो गया, वो लैंग्वेज हो गया। यस, वही क्राई चाइल्ड अगर कर रहा है तो क्या हो गया, वो लैंग्वेज है, और वही किसी के लिए साउंड है। तो इस प्रकार से गाइज पहले अंग्रेजी की इस पोजीशन को समझने की कोशिश करें कि कैसे आपके जो अंग्रेजी की ये प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से आपकी चल पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके नंबरों पे मत जाएं, आप कितना उसमें आप अपनी आधारभूत स्थिति पैदा कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कितने लेवल का है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, इस पर आपको देखना होगा। अब उसी बात को आप छोटे में भी कह सकते हैं, बड़े में भी कह सकते हैं। अब जैसे एक पॉइंट है आपका, ये एक होता है रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब टू, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, क्रिया विशेषण टू को हटाकर, क्रिया विशेषण टू को हटाकर। जैसे ये वाक्य, एक हम वाक्य से बात समझा रही है आपको, ग्रामर भी तैयार होता जाएगा और प्लस इसमें ट्रांसलेशन भी तैयार होता जाएगा उस पॉइंट पे। मैंने बताया कि आपको मैं ग्रामर शुरू करूंगा टेंस से आपका। ओके, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये सब चीजें बताऊंगा आपको, शुरू करूंगा। अभी क्योंकि एक 2-4 लेक्चर आप इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए कि वो, ताकि सभी जो जिनको उसमें लय में आना है, ताकि रिदम में आ जाए, ताकि टॉपिक किसी का छूटे ना, इस वजह से। तो जैसे मान लो ये सेंटेंस है, ही इज टू वीक टू वॉक। अब इसका अगर हिंदी अनुवाद करना हुआ, ही इज टू, इस टू में निगेटिव रेस्पॉन्स होता है। जैसे कोई मिला आपसे, आपने उसने आपको कह दिया यू आर टू स्मार्ट, इसका मतलब आप प्रसन्न मत हो जाइए कि आप बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही शौकीन किस्म के व्यक्ति हैं, ये अच्छी सी पर्सनालिटी वाले, ऐसा नहीं है। इस टू में जैसे किसी को आपके यहाँ कोई आया, आपने उसको कह दिया आई एम टू मच ग्लैड टू सी यू हियर, तो टू में इसका मतलब मैं आपको देखकर इतना प्रसन्न हूं जितना मुझे नहीं होना चाहिए। ये टू जो है TOO, ये निगेटिव रेस्पॉन्स प्रकट करता है, ये कहीं यूज नहीं किया जाता सामान्य वर्ड में। आप जैसे इट इज टू कोल्ड कह सकते, इट इज टू हॉट कह सकते, लेकिन किसी के लिए ही इज टू स्मार्ट, ही इज टू हैंडसम, सी इज टू ब्यूटीफुल नहीं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी हैंडसम। यस, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। अब ये टू के लिए, तो इसलिए इसका जब परिवर्तन करते हैं इसको ऐसे कहा जाता है। इसका रूल क्या है, सामान्य ढंग से हल्के सी ग्रामर है, उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ है, एक परीक्षा बड़ी अच्छी से CPF कमांडेंट की, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें इस मॉडल के क्वेश्चन आता है। ओके, उसमें रिटन है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, तो इसमें क्या होगा, इस टू के नीचे सो का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट, मैंने पूरा सब्जेक्ट नहीं लिखा, सब समझ जाएंगे आप। अभी देखिए इसी को हिंदी रूपांतरण कैसे करेंगे आप, सो वीक, इसके बाद यहाँ पे एक मिनट के नीचे दैट हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कुड नॉट,
अकॉर्डिंग टू टेंस, इतनी चीज है। अब इसको जरा देखिए, जरा इसको सॉल्व करना है आपको। ये सेंटेंस है, बहुत ध्यान देखिए, सभी के लिए है। सेंटेंस क्या है? इज टू वीक टू वर्क। अब इसी से आप हिंदी रूपांतरण भी इसका करेंगे। इसका हिंदी क्या हो गया? जैसे वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। अब इसमें नहीं का कहीं तो जिक्र नहीं है, लेकिन इसका अनुवाद कितना हो गया? वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, ये होगा। तो आप उसमें एक खोजन लग जाएंगे, इसमें कहीं नॉट वगैरह का तो जिक्र ही नहीं है। तो इसके लिए जहां नॉट आ जाए वो भी मैंने व्यवस्था बना दी है। तो उसको अगर आपको और विस्तार करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसको जैसे मैंने फॉर्मेट दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करोगे? ही इज, इसके नीचे शो कर देंगे। देखिए मैथमेटिकल फॉर्मेट है। ही इज टू वीक टू वर्क को बदलना है जैसे, तो इसके नीचे शो कर दिया ही इज सो वीक। कोई कंफ्यूजन? यहां तक क्लियर हुआ? ही इज सो वीक। इसके बाद इसके नीचे दैट है, दैट लिख दिया, हल्का सा ग्रामर। ही इज सो वीक दैट। अब देखो प्लस क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ आगे क्या रूल है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ही है, यहाँ ही लिख देंगे। अगर यहाँ शी है तो यहाँ सी लिख देंगे। अगर रवि है तभी यहाँ ही लिखेंगे। अगर रजिया है तो यहाँ सी लिख देंगे। इसका ध्यान रखेंगे। अब बार बार जैसे यहाँ रवि है तो फिर यहाँ रवि नहीं लिखना है, उसके लिए उसका प्रोनाउन यूज होगा, उसके लिए उसका ये मेथड अप्लाई करेंगे आप। ओके, अगर कोई लेडी जेंडर का कोई मैटर है तो उस प्रकार का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ही इज सो वीक दैट ही, इसके बाद क्या है? प्लस कैन नॉट और कुड नॉट अकॉर्डिंग टू टेंस लिखा हुआ है। अगर टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कांट का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट टेंस में है तो कुडेंट का या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसको कैन नॉट कहिए या कांट कहिए, कुडेंट कहिए चाहे कुड नॉट कहिए। क्लियर? यहां क्या हो जाएगा? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट में इज लगा हुआ है, प्रेजेंट है, कांट वॉक। ये आपका आंसर हो गया। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए, अब इसी सेंटेंस को अगर अनुवाद करना है तो यहां आपके लिए बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यहां क्या लिखा? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। लेकिन आपको उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक। वही बात हुई। तो आप चाहे अनुवाद में अगर कर रहे हैं तो चाहे आप इस फॉर्मेट को अप्लाई कर दीजिए, चाहे इस फॉर्मेट को अप्लाई कर दीजिए। नोट कर लीजिए, राइट इट वेल। इसको लिख लें एक बार। इसको कई प्रकार से आप इसको हैंडल कर सकते हो। सेंटेंस है पूरा, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। समझ गए मसले को? यानी इसी बात को आप दो तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। ओके, नोट कर लें तो मैं फिर आगे प्रोसीड करूं इसको। अब इसी को अगर और एग्जाम्पल के रूप में तो आप सॉल्व करने के लिए और भी कर सकते हो। जैसे ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। इसको सॉल्व कर लें उसी मॉडल से, यानी इस मॉडल को अप्लाई कर देंगे उसमें। ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखिएगा, भाषा का जो उच्चारण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अंग्रेजी के शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है उसको सुनते रहिए और कुछ न कुछ अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश में भी अपने आप को रखिए। यू कैन गेट दैट। सो इसी मॉडल से इसको सॉल्व कर लीजिए, वो वाले पोर्शन को हो जाएगा ना। वो क्या लिख देंगे इसका आंसर? ही इज सो प्राउड। ओके, ही इज सो प्राउड दैट, आगे नॉट ही भी लिखेंगे ना सब्जेक्ट। वो इसी फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे, पूरे फॉर्मेट को। ही इज सो प्राउड दैट ही
can't, cannot accept any help। इस प्रकार से आप इसको मैनेज करेंगे। दैट्स ओके, नोट कर लें तो मैं बात करूँ, समझ में आएगा। तो ये भी एक फॉर्मेट है। अब देखिए, अब जैसे मान लो ये सेंटेंस आया, ही इज टू वीक टू वर्क। जैसे कुछ परीक्षाएं होती हैं उसमें यह सेंटेंस एक तरीके से बताया जाता है, पूछा 5 तरीके से जाता है। अब देखिए, जैसे ही इज टू वीक टू वर्क, यही मैंने क्या बताया आपको, रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब टू, लेकिन एग्जाम में कैसे टच होगा, इसे ब्रैकेट में लिख देगा, कॉम्प्लेक्स। यस, अब कॉम्प्लेक्स तो मैंने बताया। अब चूंकि आपको ये लगेगा, मान लो किसी परीक्षा आप दे रहे हैं, सेंटेंस आ गया, ब्रैकेट में लिख दिया कॉम्प्लेक्स, और यही नहीं, एग्जामिनर ने कॉम्प्लेक्स ही नहीं पूछा, वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देगा, इसको आप निगेटिव में ट्रांसफर कर दीजिए। दोनों तरीका नहीं बताया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सेंटेंस देखिए कैसे 3 in 1 हो गया। अभी ये रिमूव एडवर्ब टू भी यही आंसर है, कॉम्प्लेक्स भी यही आंसर है, और नॉट लगा हुआ है यही आंसर है, निगेटिव ही है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में नॉट लगा हुआ निगेटिव है। हेलो, यस, ओके। तो ऐसी पोजीशन में आपको करना क्या है, अब देखो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कैसे है, दैट से जुड़ा हुआ है। कोई सेंटेंस अगर दैट से जुड़ गया, जान लीजिए कॉम्प्लेक्स है, ये कॉमन जानकारी हो गई। तो अब देखिए, ये इसका जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो उसका आंसर ही है, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ही है। तो ये सिंपल हो गया और ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल की पोजीशन बनी। कभी कभी क्या होता है, जैसे सेंटेंस आ गया, जैसे मान लो डोंट इंसल्ट द वीक, डोंट इंसल्ट द वीक, ये सेंटेंस है। अभी आप घबराइए मत, परेशान ना होइएगा, क्योंकि वो ट्रांसलेशन पे क्रिएशन उसकी, अभी किसी टॉपिक को लेकर के चर्चा नहीं, भी एक उसका जनरल अवेयरनेस पे, जनरल वे पे बात हो रही है हमारी आपकी, टॉक हो रहा है हमारे आपके बीच का, संवाद है इस समय। अभी इट इज टॉक एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर कृष्णमूर्ति, रिनाउंड पर्सनालिटी, एब्सोल्युटली यू कैन से। थोड़ा बीच बीच में अंग्रेजी बोलते जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी की ही पॉइंट पे टच पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों का बिलिंगुअल वे में वी कैन। अब देखिए, डोंट इंसल्ट द वीक, ये सेंटेंस है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाए, ओके। ऑप्शन ए, ये से किस प्रकार का सेंटेंस है, ए निगेटिव है, नंबर बी इंटेरोगेटिव है, या नंबर सी इंटेरोगेटिव निगेटिव है। देख रहे सेंटेंस, और इसके बाद या सेंटेंस नंबर डी दे दिया गया इंपरेटिव। थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना, तो मैंने थोड़ा सा उसे लिख दिया है। सेंटेंस क्या लिखा गया है, डोंट इंसल्ट। तो एक चीज और जाननी है, यानी आपको सेंटेंस की पहचान भी होनी है। आएगा उसमें ना, ताजमहल कितना खूबसूरत इमारत है, ओके, अभी बता रहे हैं उस बात पे। तो पंक्चुएशन का भी प्रयोग बढ़िया होना चाहिए, अगर आप इसको करेंगे सब चीजें जाएंगी। यानी पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्हों का बड़ा अच्छा सा प्रयोग। कहाँ कामा है, इन्वर्टेड कामा, कोई स्पीच है तो इन्वर्टेड कामा में लिखी जाएगी। उसने कहा, ही सेड, ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए नियम क्या है, जैसे ही सेड, ये पास्ट में है, वर्ड पास्ट में है, तो नियम ये है कि अगर ये वाली क्लाज मीन्स उपवाक्य, अगर एक कामा के पहले का जो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में, या उसको सामान्य ढंग से अगर आप लिख रहे हैं तो ही सेड दैट, यानी 2 चीजें आपको और तैयार करनी होंगी बढ़िया से ट्रांसलेशन करने के लिए, तो आप रिदम में आ जाएंगे। क्या, वॉइस और नरेशन, एक्टिव टू पैसिव वॉइस,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये दोनों को बढ़िया से पढ़ा दिया जाएगा, तो आप बढ़िया से ट्रांसलेशन की पोजीशन में भी आप आते जाएंगे रिदम के साथ। यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। यस, ओके। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और चूंकि लैंग्वेज है ना तो थोड़ा सा दबाव रहता है, थोड़ा मन भी नहीं मानता कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखते हुए आप अपने मन को मनाइए और अंग्रेजी के प्रति जुड़िए, क्योंकि इस समय लिंक लैंग्वेज है ये। आप वैसे भी इस भाषा को पढ़ लीजिए, आपकी ज़रूरत है, नीड है। ओके, आप भाई ऑफिशियल लैंग्वेज आप देख रहे हैं यूज़ हो रही है, आपकी जुडिशरी की जो लैंग्वेज है आप समझ रहे हैं, कोर्ट वगैरह में आपको खड़े होने, आपके सामने डिसीजन, आप जज साहब बनने जा रहे हैं, तो एडवोकेट नहीं है जो काउंसिल जो आपके सामने खड़े होंगे, जरूरी नहीं कि आपको हिंदी में बात करेंगे, वो आपसे ट्रेमेंडसली और फ्लुएंशियल इंग्लिश में बात करेंगे। और लर्निंग काउंसिल्स आर यू नो दैट सो वेरी एक्सपीरियंस्ड। मान लो आप नए नए जज बन के गए हुए हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने, लेकिन वहां जो काउंसिल है वो तो बड़े लंबे समय से वहां पे है ना। ओके, तो इसलिए जो है वो आपकी अच्छी सी पृष्ठभूमि उसमें लगनी चाहिए, अच्छे पॉइंट पे। तो मैंने अभी जो आपसे जिक्र किया, तो ही सेट जैसे है द अर्थ या द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो नियम तो ये है कि भाई अगर पहला वाला पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, अब यही समझना है अंग्रेजी की बात को, भले ये पास्ट में है लेकिन अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो उसको निकलता था नहीं करेंगे, वो वही पॉइंट लिखा जाएगा चाहे जो भी हो। He said that the sun rises in the east, ऐसे ही लिखना पड़ेगा उसको भी। इस बात को भी समझना होगा ध्यान में रखते हुए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ग्रामर की हैं वो भी आप जान लेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अब देखिए, पहले आपको सेंटेंस समझना होगा, तो सेंटेंस किस प्रकार का है। इसमें जो बैठे लोग आप हैं, जरा थोड़ा सा कोशिश कर, जैसे डोंट इंसल्ट द वीक, क्या लग रहा है आपको? ओके, किसी ने उत्तर दिया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और कोई नेगेटिव, अच्छा किसी ने कुछ कहा, ठीक है, बात कल डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे। मैं आपको बताऊं, अब चूंकि ये सेंटेंसेस में कुछ जो अभी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आया हुआ है, उस प्रकार के एग्जाम जो अध्यापक बनते हैं लोग, सी टेट, टेट, सुपर टेट, इन सब में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके लिए नहीं है वो, आपको केवल समझना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है वो। ओके, जुडिशरी के लिए तो केवल आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ऑप्शन वाला मामला नहीं है इसमें, क्योंकि मेंस में है तो हैव टू राइट एब्सोल्युटली एट ऑल। यस, आपको यह समझना है कि जब आपके सेंटेंस में सलाह नजर आए, परामर्श नजर आ रहा है, या आपके आदेश नजर आ जाए, निवेदन नजर आ जाए, तो सेंटेंस आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक शब्द, आज्ञा सूचक वाक्य। इतनी बात समझ में आई? तो डोंट इंसल्ट द वीक, किसी कमजोर का अपमान मन न करें, ये सलाह है। ओके, तो क्या हो गया? सेंटेंस में भी इतनी बात समझ में आ गई ना। अब जैसे मान लो सेंटेंस आ गया, I'm going to take, इतनी बस ये तो समझ में आ जाएगा। अब जब भी सेंटेंस आएगा तो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। जहां सलाह नजर आए, जैसे प्लीज सिट डाउन, ये क्या हो गया? इंपरेटिव। ओके, कृपया बैठ जाएं, निवेदन। डोंट ओपन द डोर, इंपरेटिव। शट द डोर, इंपरेटिव। ओपन द डोर, इंपरेटिव। समझ में आएगा? क्लियर? ओके, अब देखिए, बातें समझनी है, कॉमन वे पे भी हमारी ये चर्चा चल रही है। तो सेंटेंस की पहचान बहुत तुरंत हल्का सा बताने के बाद ही,
कोई वहां सेंटेंस पहचानने के लिए नहीं आएगा सेंटेंस, यस, वो तो आपकी जानकारी के लिए आपको आ रहेगा कि मतलब हम बता दे रहे हैं भाई ऐसे जाने, आपको वहां लिखना जैसे कोई सेंटेंस आ गया। तो इस इंटर बाय दिस डोर, प्लीज इंटर बाय दिस डोर, कौन सेंटेंस हुआ? इंपरेटिव, यस। लेकिन जैसे सेंटेंस से है मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहां लग गया है। अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? मार्क एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है, कौन सेंटेंस हुआ? अब जैसे ये सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखिए दोनों में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं, ध्यान रखिएगा। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। लेकिन जैसे मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी जरूर लगा है, लेकिन यह है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव इच्छावाची वाक्य। जैसे आप किसी के प्रति जैसे मे का प्रयोग जहां पर आ जाए, आपके लिए कोई संवेदना व्यक्त करनी हो या शुभ कामना व्यक्त करने के लिए आ गया, तो सेंटेंस क्या हो गया? आपका ऑप्टेटिव हो गया। क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इतनी बात दिमाग में आ रही है? मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये क्या हो गया? वो तो एक्सक्लेमेटरी है। यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली, यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली एट ऑल इन द कंडीशंस टू गेट, बता देना भी। ओके गाइस, ऑलराइट, दैट इज पॉइंट। तो इस प्रकार के सेंटेंस पे हम लोग चलेंगे। वी कैन प्रोसीड फर्दर इन द कंडीशंस टू गेट। एक इतनी बात दिमाग में आई। और फिर इसके बाद में मैंने आपसे जिक्र किया है कि वो जो ट्रांसलेशन की पॉइंट है हम उसी पर बिंदु पे बात करेंगे आपसे। ये तो आपकी छोटे छोटे बिंदुओं में, तो क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो गया, यस। फिर इसके बाद हम आपको लेकर चले उस पॉइंट पर, मैंने बताया था, कल जिक्र किया था लेक्चर पे, जैसे छोटे छोटे वाक्य हैं उन पर तो हम चलेंगे ही। फिर प्लस जैसे वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट, उसने बाजार से किताबें खरीदी, ही परचेज्ड या ही बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट। इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन आपको इस प्रकार के वाक्य नहीं आएंगे, तो समझने के लिए है। आएगा कैसे? श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। देख रहे हैं, पास्ट में है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। घबराइएगा मत उससे। एकता, एक एक शब्दों की अंग्रेजी पहले जाननी होगी। एकता और अखंडता की इंग्लिश यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, और कुर्बानी कर दिया, बलिदान कर दिया की इंग्लिश सैक्रिफाइस। लेकिन एक और अच्छी इंग्लिश है, लेड डाउन हर लाइफ। अगर कोई जेंटलमैन है तो लेड डाउन हिज लाइफ कर देंगे, और लेडी है तो हर लाइफ कर देंगे। जेंटलमैन है तो हिज लाइफ, और लेडी है तो हर लाइफ। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, उन पिंटों पे चलेंगे। तो ओके, तो कल कंटिन्यू लेक्चर रहेगा उस पर। अभी आप उस चीज से बिल्कुल परेशान ना हो, पूरी बात करेंगे आपसे। ओके, वी शैल डिस्कस, टॉपिक वाइज चलेगी, टेंस पे चलेंगे, वहां से लेकर के एक वाक्य को आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम वॉइस थोड़ा पढ़ा देंगे, तब बढ़िया से, और ट्रांसलेशन बीच में चलाते रहेंगे। इसके बाद पैसेज वाले पॉइंट्स पे भी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों पे हम लोग चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।